फाइन। तो जो in our previous lecture we have discussed about cardinal utility. First of all, we have just discussed about utility. होता क्या है utility? So we all know that किसी भी product के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कितना ह्यूमन की नीड को, वांट को, डिजायर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, वो अमाउंट, जो एक सेटिस्फैक्शन अमाउंट एक इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन से अपने माइंड में ड्रॉ करता है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी. तो यूटिलिटी इज बेसिकली सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ एनी कमोडिटी. ओके. तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो पढ़ा था, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी. इनिशियली देयर आर फ्यू थिंकर्स, उन्होंने बोला कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल है. बट जब जब मॉडर्न, दैट इज बेसिकली क्लासिकल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल थ्योरी. बट जब मॉडर्न थिंकर आए, उन्होंने काम किया इस पे, यूटिलिटी पे और ज्यादा, तो उन्होंने पाया कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड नंबर टू योर सेटिस्फैक्शन. ओके, it is not possible. But what you can do, you can give the order or preferences to commodities. Like there are, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे कस्टमर को सिर्फ एक ही कमोडिटी पसंद आए. उसको दो कमोडिटीज पसंद आ सकती हैं, दो कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को वो पसंद करेगा. और ऐसा भी हो सकता है कि दो कमोडिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए उसको सेम यूटिलिटी या सेम सेटिस्फैक्शन मिले. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी बेसिकली जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी के एक्सटेंशन पे बात करेंगे, जिसमें कार्डिनल यूटिलिटी नंबर्स में सेटिस्फैक्शन को निकालने की बात कर रही थी. यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी में ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने बोला कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू डेराइव सेटिस्फैक्शन इन नंबर्स. ओके. तो अब हमें जो पढ़ना है वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. So when we talk about ordinal utility approach, we know what is utility, we know what is cardinal utility. इसके आगे जब हम बढ़ते हैं और जब और मॉडर्न यूटिलिटी पे काम हुआ, मॉडर्न थिंकर्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने काम किया, तो उन्होंने ये पाया कि रियल वर्ल्ड में इट इज नॉट पॉसिबल टू express utility in form of number. At the most, we can rank various alternative combinations in terms of having more or less utility. In other words, the consumer does not measure utility in numbers. Thou, she or he often rank various consumption bundles. This is basically ordinal utility. Okay. So, consumer ऐसे बता सकता है कि suppose there are 4 or 5 प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर ऐसे बता सकता है कि ये जो है आपका प्रोडक्ट, देयर आर सपोज A B C D E. ठीक है, ये आपके इतने प्रोडक्ट हैं, और उसमें फिर कंज्यूमर को अगर बोला जाए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा आप प्रेफर कर रहे हो, तो यहाँ पे कंज्यूमर बता सकता है कि यस, आई कैन गो फॉर प्रोडक्ट बी, देन आई कैन गो फॉर सी, देन ए, देन ई, देन डी. तो वो अपने प्रोडक्ट को अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रैंकिंग कर सकता है. he or she can provide ranking to their product. Suppose there is a kid, उसके पास ऑप्शन है कि उसे आइसक्रीम एंड चॉकलेट में से कोई एक चीज ले खानी है, तो उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. बट उसे अगर प्रेफरेंसेस बोला जाए कि नहीं, यू हैव टू टेक वन अमंग दीज टू, तो उस बच्चे के लिए हो सकता है कि आइसक्रीम नंबर 1 पे आए, देन चॉकलेट. ठीक है. लेकिन अगर उसे बोला जाए कि देयर आर एन नंबर ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल एंड देयर आर एन नंबर ऑफ चॉकलेट अवेलेबल, अगर उसे बोला जाए कि क्योंकि उस बच्चे को दोनों ही चीजें पसंद है, उसे बोला जाए कि आप जो है कितनी आइसक्रीम और कितने चॉकलेट एक साथ लेना चाहेंगे, वैसे तो किड्स का आंसर होगा सारे. बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की, तो हो सकता है कि 4 आइसक्रीम और एक चॉकलेट पे उसको सेटिस्फैक्शन जितना मिले, वही उसको 3 आइसक्रीम और 2 चॉकलेट पे मिले. ओके.
सो बेसिकली जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, यहाँ पे एक तो प्रेफरेंसेस की बात की जाती है कि अगर किसी को ए पसंद है बी से ज्यादा और बी पसंद है सी से ज्यादा, ठीक है, तो उस I mean, if a person is indifferent between A or B, or is he is indifferent between B और C, तो similarly person जो है वो उसकी preferences जाएगी A से C पे भी, ठीक है। तो basically हम यहाँ पे ordinal utility में क्या करते हैं कि हम numbers में utility या satisfaction को निकालने की बजाय हम उसको order देते हैं या ranking देते हैं, ओके। तो ये फर्स्ट चीज हो गई। यहाँ पे क्या है कि हमने समझा कि कंज्यूमर जो है यूटिलिटी को मेजर नहीं कर रहा है, कंज्यूमर यूटिलिटी को रैंक कर रहा है, और वो वेरियस कॉम्बिनेशन, किन्हीं दो प्रोडक्ट के अगर कई सारे कॉम्बिनेशन है तो उनको अपनी यूटिलिटी के बेसिस पे रैंक कर सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन जो है ना, ये जब ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आया, तो ये पहले तो ये समझ लो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो दिया था वो हिक्स ने दिया था, तो इसे हिक्सियन यूटिलिटी कंसेप्ट इज आल्सो हिक्सियन कंसेप्ट, या इस तरीके से बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट को। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हिक्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूटिलिटी कंसेप्ट एक तो डेराइव किया, ऑर्डिनल यूटिलिटी कंसेप्ट, और उसके बाद उन्होंने जब कंसेप्ट डिराइव किया तो उन्होंने और भी इसके साथ एसोसिएटेड कंसेप्ट निकाले, ठीक है। उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया, और कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी के टाइम पे देखो, ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी होती है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करके की जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि आप एक कुछ कंज्यूमर को ले जाके, हो सकता है कि एक शॉपिंग स्टोर ले जाए और वहां पे आप उनको कुछ अमाउंट दे दें और कहें कि अब आप अपने जो दो आपको पसंद प्रोडक्ट के नाम आपने ले लिए और कहा कि ये अमाउंट है, और इसके बेसिस पे आपको जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करे आप वो जाके खरीदिए, ठीक है। तो या फिर उनको बोला जाए कि आप एक अमाउंट एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर सकते हैं। नाउ यू गो एंड डिसाइड द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट, और आप जो आपको सेटिस्फैक्शन दे। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बेसिकली हिक्स ने ये बताने की कोशिश की कि सपोज किसी भी इंडिविजुअल को जो कि एक कंज्यूमर है किन्हीं दो प्रोडक्ट का, ठीक है, और उसे दोनों प्रोडक्ट पसंद है, ओके। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की हिक्स ने कि किन्हीं दो प्रोडक्ट के लिए कस्टमर क्या करता है कि वो अ, जो इंडिफरेंस है, इंडिफरेंस का मतलब कि दो प्रोडक्ट के वेरियस कॉम्बिनेशन के लिए कस्टमर को सिमिलर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ही इज he is not able to differentiate between the satisfaction level of these two commodities, various combination के बीच में satisfaction को differentiate नहीं कर पा रहा है। कि अगर उसे सपोज दो कमोडिटीज है ए बी, ए के अगर 10 और बी के अगर दो क्वांटिटी पे उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वही सेटिस्फैक्शन उसे ए के 7 और बी के 3 क्वांटिटी पे हो सकता है मिले। So he is not able to differentiate between the satisfaction level. It means that satisfaction is similar for all the combination of these two commodities. ठीक है? तो इंडिफरेंस, ये एनालिसिस था हिक्स ने किया था। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है, ये लोकस होता है। अब मैं अभी आगे बताऊंगी लोकस का क्या मतलब है। ये लोकस होता है सारे उन सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज का। सपोज आपको ग्राफिकली जब ड्रॉ करना है, आई एम गोइंग टू शो यू दिस, ओके। सपोज आप ग्राफिकली ड्रॉ करना चाह रहे हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पे आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो हियर यू कैन सी एट द पॉइंट ए, इस ग्राफ में आप देखिए, एट द पॉइंट ए देयर आर 10 ऑरेंजेस एंड 1 एप्पल। ये जो ए है वो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है एक इंडिविजुअल का, और ये क्या बताता है कि जब इंडिविजुअल के पास 10 ऑरेंजेस और 1 एप्पल है, सपोज उसको 50 यूटिलिटी मिल रही है, मतलब उसका आईसी, मतलब जो आईसी इज अ डिफरेंट थिंग। आईसी तो लोकस है इन सारे सेटिस्फैक्शन पॉइंट का, आई मीन ए बी सी डी।
बट ये जो आईसी कर्व है, सपोज ये यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एट द पॉइंट ए कस्टमर हैज यूटिलिटी सपोज 50 यूटिल्स की है उसकी, ठीक है। ये बेसिकली मैंने यहाँ पे नंबर में इसलिए लिया है कि मैं अभी आपको समझाना चाह रही हूँ कि अभी सेटिस्फैक्शन में यू कैन नॉट मेक डिफरेंशिएशन, ओके। बी पे भी उसको उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है, मतलब एट द पॉइंट बी जब वो ऑरेंजेस के 7 ऑरेंजेस ले रहा है और एप्पल को उसने 2 कर दिया, मतलब नाउ एप्पल इज इंक्रीजिंग एंड ऑरेंजेस इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे जब हम मूव करते हैं तो एट द पॉइंट सी व्हेन द ऑरेंजेस इज 5 एंड द एप्पल इज 3, तो इस पॉइंट पे भी उसे सेम यूटिलिटी मिल रही है। मतलब हमने जो सोचा था कि यूटिलिटी अगर यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक एक सपोज एक हाइपोथेटिकल नंबर हमने ले लिया, वैसे तो नंबर में हमें नहीं डिराइव करना है, बस ऐसे समझ लो आप कि एट द पॉइंट ऑफ यूटिलिटी अगर यू ए है, ठीक है, तो यू ए यू बी के बराबर है एंड यू सी के भी बराबर है एंड यू डी के भी बराबर है, ठीक है। तो जो ऑरेंजेस और एप्पल के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो आपको सेम यूटिलिटी दे रहे हैं। तो ये जो कर्व डिराइव हुआ है आईसी, ये इंडिफरेंस कर्व है, मतलब ये बताने में सक्षम नहीं है कि क्या इन सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है, इस पे सेम यूटिलिटी है। तो इस कर्व पे कस्टमर यूटिलिटी में डिफरेंशिएशन करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसको इन सारे कॉम्बिनेशन पे सेम यूटिलिटी मिलती है, इसीलिए इसे इंडिफरेंस कर बोलते हैं। आई मीन कस्टमर इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द satisfaction level, he or she gets equal level of satisfaction in all these curves। ये मैंने आपको कर्व पहले दिखा दिया, वैसे अभी हमको थोड़ा और पढ़ना है यहाँ पे। तो इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस। अभी आप समझ गए ना, लोकस का मतलब कि आपने जो जो कॉम्बिनेशन को प्लॉट किया ग्राफिकली, ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट को आपने लिया एंड नाउ यू आर यू लोकेटेड दीज 4 पॉइंट, ठीक है। आपने इन चारों कॉम्बिनेशन को लोकेट किया, ठीक है। आपने कहाँ लोकेट किया है? 2 डायमेंशनल कर्व में, एक्स एंड वाई के बीच में आपने लोकेट किया। तो यू यू एक एक्सिस पे आपने एक कमोडिटी को रखा, दूसरे एक्सिस पे आपने दूसरी कमोडिटी को रखा, एंड नाउ यू आर गोइंग टू लोकेट ऑल दी कॉम्बिनेशन। और जब आप इनको मिलाते हो, ठीक है, इन सारे कॉम्बिनेशन के यूटिलिटी को आप मिला रहे हो, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो यूटिलिटी पॉइंट है। तो जब आप इन सारे कॉम्बिनेशन को मिलाते हो, ये बताता है कि दैट फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 कमोडिटीज जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज इक्वल सेटिस्फैक्शन, एंड जो कर्व ड्रॉ हो रहा है उसके कारण, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे कुछ चीजें ऐड हुई हैं, लाइक अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस ओवर द सेट ऑफ अवेलेबल बंडल्स कैन ऑफन बी रिप्रेजेंट बाय डायग्राम। इट इज पॉसिबल, मैंने बताया है, दिखाया है अभी आपको। द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स व्हिच गिव द कंज्यूमर इक्वल यूटिलिटी can generally be joined to obtain a curve like the one in figure mentioned below. I have shown you. The consumer is said to be indifferent on the different bundles because each point of the bundle give the consumer equal utility। मैंने उसको नंबर में भी बताने की कोशिश की, बट सपोज अगर नंबर में नहीं निकाल पा रहा है कस्टमर, बट वो ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि ए के कॉम्बिनेशन से उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला या बी के कॉम्बिनेशन से, इसका मतलब उसे दोनों कॉम्बिनेशन पे सिमिलर सेटिस्फैक्शन मिला। सिमिलरली बी और सी के बीच में भी सिमिलर सेटिस्फैक्शन है, सी और डी के बीच में भी सिमिलर सेटिस्फैक्शन है। So the consumer is said to be indifferent on the different bundles because each point of the bundle give the consumer equal utility, okay। So such a curve joining all point representing bundle among which the consumer is indifferent is called an indifference curve। उसे हमने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को हमने रिप्रेजेंट करके बता भी दिया है, ठीक है। तो ऑरेंजेस है, एप्पल्स है, आप देखेंगे जैसे जैसे ऑरेंजेस की क्वांटिटी को हम घटाते घटाते जा रहे हैं, मतलब एक क्वांटिटी को वी हैव टू सैक्रिफाइस एंड एक क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ऑरेंजेस के सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं और एप्पल को हम गेन कर रहे हैं। तो ऑरेंजेस में लॉस है, एप्पल में प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, गेन हो रहा है।
बट यू हैव टू सी वन थिंग, व्हाट, दैट लॉस जो स्टार्टिंग में ऑरेंजेस में हुआ है दैट इज ग्रेजुअली गोइंग टू डिक्रीज। अभी हम इसके इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। लॉस इन ऑरेंजेस इज ग्रेजुअली गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। अब हम इसे शेड्यूल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। लाइक देयर आर A B C D, एप्पल एंड ऑरेंजेस लिया हमने, 10 ऑरेंजेस और 1 एप्पल। ठीक है, जब हम एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, हमने एप्पल की क्वांटिटी की 2, ठीक, और ऑरेंजेस हमारा 10 to 7 हो गया। ये MRS जो लिखा है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, MRS, दिस MRS जो इस टेबल में लास्ट कॉलम है दैट इज शोइंग MRS। MRS रिप्रेजेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट मी टेल यू। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब जो दूसरी कमोडिटी जिसपे हमको लॉस हो रहा है, अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसी कमोडिटी जिसपे हमको गेन हो रहा है। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंस को। तो हमें अगर 10 ऑरेंजेस से हम 7 पे आए तो डिफरेंस क्या हुआ, 3 का, है ना। जो हमें लॉस हुआ है दैट इज 3। अच्छा, यहाँ पे हम ना एक चीज इग्नोर करते हैं, हम नेगेटिव सिंबल को इग्नोर करते हैं एमआरएस दिखाने में, क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम जो है सिर्फ हम जो उसके रेशियो को लेके चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले 3:1 था, मतलब 3 ऑरेंजेस पे हमको 1 एप्पल का गेन हुआ। फिर 2:1 हुआ, मतलब 2 ऑरेंजेस अब हम सेक्रीफाइस करेंगे 1 एप्पल के लिए। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ओनली सेक्रीफाइस 1 ऑरेंज ऑन 1 एप्पल। ठीक है, व्हाई दिस इज हैपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इंडिफरेंस कर्व तो आपको समझ में आ गया, अभी ऐसा क्यों हो रहा है वो हम आपको आगे बताते हैं डिटेल में। पहले ये चीज समझ लेते हैं कि एक एक्सिस पे, मतलब अगर हमने एप्पल और ऑरेंजेस के बीच में लिया है इंडिफरेंस कर्व, तो एक इंडिविजुअल के कई सारे इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं। ठीक है, और जो ये ओरिजिन ओ दिख रहा है आपको एप्पल और ऑरेंजेस के बीच में, ओ जो दिख रहा है जो कि सॉरी जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब व्हेन देयर इज नो कॉम्बिनेशन, वहां से स्टार्ट होते होते, और ये जो 0 है, दिस दिस 0 इज एक्चुअली ओरिजिन, जहां से स्टार्ट होती है किसी भी चीज की, दैट इज नोन एज ओरिजिन। तो इस ओरिजिन पॉइंट से जो भी आप देखेंगे इंडिफरेंस कर्व, जैसे पहला है IC1, ये पहला इंडिफरेंस कर्व है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एप्पल और ऑरेंजेस के बना सकते हो आप। दूसरा IC2 है, थोड़ा और हायर कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, IC3 है, थोड़ा और हायर कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इंडिविजुअल एक टाइम पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व मतलब जितना आप ओरिजिन से दूर जाते जाओगे उतना हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व आपका बनता जाएगा। मतलब हायर लेवल का मतलब कि कमोडिटीज, नंबर ऑफ कमोडिटी ऑरेंजेस की भी बढ़ेंगी, एप्पल की भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो जितना आप दूर जाते जाओगे उतना ही आपका जो है इंडिफरेंस कर्व वो ज्यादा होता चला जाएगा। ओके, तो ओरिजिन, और आप एक टाइम पे एक इंडिविजुअल के लिए कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ में दिखा सकते हो। तो ये इंडिफरेंस मैपिंग है, दिस इज इंडिफरेंस मैपिंग, कि एक इंडिविजुअल IC1 IC3 और IC2 कई सारे इंडिफरेंस कर्व को रख सकता है एक टाइम पे। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अगर वो IC1 उसने ड्रॉ किया, हायर ओरिजिन से और दूर गया, हायर कॉम्बिनेशन है, ज्यादा ऑरेंजेस एंड एप्पल के कॉम्बिनेशन है, तो IC2 और दूर गया IC3। इस तरीके से एक कस्टमर के पास कई सारे इंडिफरेंस कर्व होंगे और कभी भी ये कॉम्बिनेशन सिमिलर नहीं होंगे। अगर आप IC1 के कॉम्बिनेशन को ले और सोचे कि IC2 पे उसको ड्रॉ करें, नॉट पॉसिबल। हो सकता है ऑरेंजेस सिमिलर हो बट एप्पल की क्वांटिटी बदल जाएगी, या एप्पल सिमिलर होंगे तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी बदल जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सिमिलर नहीं होंगे किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा हायर पे जाएंगे, जितना ओरिजिन से दूर उतना ही हायर पे चले जाएंगे।
So this is indifference mapping. There are few assumptions. Assumptions है पहला rationality. Rationality मतलब कि जो कंज्यूमर है वो समझ सकता है कि वो उसे क्या चीजें खरीदनी है और किन चीजों के बीच में वो इंडिफरेंट है. तो it is assumed that the consumer is rational, okay, who aims at maximizing his level of satisfaction for given income and prices of goods and services which he wish to consume. So he is expected to take decision consistent with the objective. तो एक कंज्यूमर क्या है, उसको ये पता है कि उसको उसकी इनकम क्या है, प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या है, और वो उसे किस तरीके से अपनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना है. ओके, तो जो कंज्यूमर है ही इज प्रीटी मच रैशनल. ओके, सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी. यहाँ पे ये साफ साफ माना गया है कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में नहीं निकालते. व्हाइल यू आर गोइंग टू गिव प्रेफरेंसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आप एक ऑर्डर बनाते हो, आप प्रेफरेंसेस देते हो, ठीक है. तो आप इनको नंबर्स में नहीं निकाल के आप प्रेफरेंसेस के बेसिस पे काम कर रहे हो. मतलब आप ए को बी से ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, बी को सी से ज्यादा कर रहे हो, सी को डी से ज्यादा कर रहे हो. इस तरीके से आप प्रेफरेंसेस और उनके कॉम्बिनेशन पे काम करते हो. फिर है नॉन सैटिएटी रूल. नॉन सैटिएटी रूल इज नोन एज दैट अ कस्टमर नेवर अचीव सेटिस्फैक्शन और सैचुरेशन. हमने कार्डिनल यूटिलिटी में ये चीज कंसीडर की थी, कस्टमर को सैचुरेशन पॉइंट मिल गया और वहां से उसका डिक्रीज होना चालू हो गया सेटिस्फैक्शन. बट यहाँ पे ये चीज नहीं है. ओके, सो यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे रूल ये है कि इट इज एज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द सैचुरेशन पॉइंट एट any commodity and hence he prefers larger quantities of all commodities. Okay, fine. Next is transitivity and consistency of choices. तो यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली बात है कि कंज्यूमर choice is expected to be either transitive or consistent. ट्रांजिटिविटी रूल ये कहता है कि अगर कस्टमर को एक्स कस्टमर प्रेफर कमोडिटी एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड, तो डेफिनेटली वो एक्स टू जेड प्रेफरेंस करेगा ही करेगा. ये दिस इज ट्रांजिटिविटी. मतलब x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, तो x इज इक्वल टू जेड रहेगा. ट्रांजिटिविटी है, ट्रांसफर हो रही है कैरेक्टरिस्टिक. कंसिस्टेंसी ये बोलती है कि अगर एक टाइम पे कंज्यूमर प्रेफर करता है x को y के ऊपर, तो किसी आगे प्रेफरेंसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो y को पसंद करने लगेगा x के ऊपर. तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए चॉइसेस में. ओके, so this is ordinal utility, transitivity and consistency. Next is diminishing marginal rate of substitution. यही मुझे आपको डिटेल में पढ़ाना है. अभी आप समझ लो. The marginal rate of substitution refers to the rate at which the consumer is ready to substitute one commodity. Suppose there are commodity A and B. So one commodity को diminish करेगा, दूसरे को gain करेगा. But और ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता रहे. बट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, आपने देखा, हमने पढ़ा था कि 3:1 रहा, फिर 2:1 हो गया, फिर 1:1 हो गया. आई मीन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू डिक्रीज. हम ए से बी पे सब्स्टिट्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहे हैं. उसका जो बहुत इम्पोर्टेंट वो है रूल है, वो ये है कि जो आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सपोज आप जब चालू करते हैं दो कॉम्बिनेशन को लेना, फाइन, तो आपको क्योंकि एप्पल भी पसंद है, आपको क्योंकि मैंगोज भी पसंद है, तो आपने क्या किया कि 10 मैंगो और 1 एप्पल का अगर कॉम्बिनेशन लिया, तो आप दूसरे एप्पल, क्योंकि आपको एप्पल पसंद है, तो आप दूसरे एप्पल के लिए इनिशियल लेवल पे ज्यादा मैंगो का सैक्रिफाइस करोगे. लेकिन जैसे ही आपको दूसरा एप्पल मिल गया, कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो बैलेंस होना चालू हो गया एप्पल के लिए भी. ठीक है, तो अब क्या है कि आपको
एप्पल की उतनी ही क्वांटिटी पे आप ज्यादा मैंगो सैक्रिफाइस नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहले ही मैंगो सैक्रिफाइस कर दिया है। तो जो कस्टमर है, जो इंडिविजुअल है, जो कंज्यूमर है, वो एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है, और वो गेन तो करना चाह रहा है, मगर वो कम से कम अब स्विच करना चाहेगा अपने इनिशियल प्रोडक्ट से। ओके। ये जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ा था ना कि सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि क्योंकि सैचुरेशन आ जाता है, वो यहाँ पे एग्जैक्ट सैचुरेशन तो नहीं आया, लेकिन हाँ, जब आपको कोई चीज मिलनी चालू हो गई, लाइक मैंगो के बदले में एप्पल आपने गेन करना चालू कर लिया, तो अब क्योंकि मैंगो और एप्पल की आप क्यों हर एप्पल के लिए आप सेम क्वांटिटी ऑफ मैंगो को सैक्रिफाइस करो? बिकॉज कहीं ना कहीं एप्पल का जो आपके लिए यूटिलिटी था वो फुलफिल भी होता जा रहा है। ओके। तो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्रेफरेंसेस है उसको आप इक्वल करने की कोशिश करोगे। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी डिक्रीज। सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन मार्जिनली वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही कहता है, एज अ कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एक्स, ही और शी विल विलिंग टू गिव अप लेस और लेस यूनिट ऑफ वाई। यही चीज मुझे बोलनी है कि अगर उसको ज्यादा से ज्यादा एक्स की यूनिट अचीव करनी है, तो इनिशियल लेवल पे वो वाई की ज्यादा यूनिट दे रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो लेस और लेस यूनिट ही देगा एक्स की ज्यादा अचीव करने के लिए। इसका मतलब कि एक्स को तो वो गेन करेगा, लेकिन वाई को डिमिनिश कर जो आप छोड़ रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे वो घटाता जाएगा। जैसे 3 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे आ गए। ये यहाँ पे इन्होंने यही एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था वही यहाँ दिखाने की कोशिश की है। पहले देखो, पहले जो डिफरेंस है ए से बी की तरफ में आइए, जो डेल्टा वाई का डिफरेंस है, डेल्टा वाई बहुत ज्यादा है, मतलब ऑरेंजेस की क्वांटिटी पहले बहुत ज्यादा थी, 3 थी सैक्रिफाइस करने की। और ये तो अभी हमने सेम ही रखा है, जो एक्स है, एप्पल की क्वांटिटी है, वो तो सिमिलर है, 1 1 1 1, जो गेन हो रहा है 1 1 1 का है। लेकिन ऑरेंजेस का सैक्रिफाइस पहले डेल्टा वाई 3 था, फिर डेल्टा वाई 2 हुआ, फिर डेल्टा वाई 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3:1, 2:1 एंड 1:1। ओके। तो एमआरएस बताता है कि लॉस ऑफ वाई जो है वो गेन ऑफ एक्स है। ओके। टेबल 2 ये था आपका। ठीक है, टेबल 2 में इंडिकेट हो चुकी हैं चीजें, वही हम बताने जा रहे हैं आपको। तो टेबल 2 जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? टेबल 2 इंडिकेट्स दैट द कंज्यूमर विल गिव अप 3 oranges फॉर गेटिंग सेकेंड एप्पल, 2 oranges फॉर गेटिंग थर्ड एप्पल, एंड 1 oranges फॉर गेटिंग फोर्थ एप्पल। इट मीन्स ऑरेंजेस की क्वांटिटी वो सैक्रिफाइस करने को तो रेडी है, लेकिन धीरे धीरे उनको वो घटा रहा है, बढ़ा नहीं बढ़ाएगा वो, धीरे धीरे उनको घटाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एप्पल बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं एप्पल के लिए उसकी जो यू नो नीड और डिजायर था वो फुलफिल होता जा रहा है। ओके। वही चीजें यहाँ पे बताई हैं कि क्यों ये नेगेटिव होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है उसके कारण होता है ना, कि अगर हम किसी चीज की क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं तो उसके लिए हमारा लगाव धीरे धीरे कम होता जाता है। तो एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि बढ़ा, सेचुरेशन आया, फिर डिक्रीज कर गया, मार्जिनली पहले डिक्रीज होगा, फिर जीरो आएगा, फिर नेगेटिव चला जाएगा। तो ये जो हमारा जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये बना उसी से है, पर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे ऑर्डिनल बना कार्डिनल से ही है, पर एक्सटेंड कर दिया गया है। सिमिलरली हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी घटती जाती है, या कंजम्पशन घटता है तो यूटिलिटी बढ़ती है ना। So, consequently, consumer is willing to give up less or less unit of oranges for every additional unit of apple. Therefore, marginal rate of substitution of apple for oranges diminishes. क्यों ये डिमिनिश हो रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और
ये इसमें कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं, तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहला इसमें फीचर है दैट इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम टू द लेफ्ट। व्हाई इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? ये आप देखेंगे कि ये लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है, और इसका रीजन है वही आपका कि आप एक क्वांटिटी का सैक्रिफाइस कर रहे हो और दूसरी क्वांटिटी को आप गेन कर रहे हो। तो किस क्वांटिटी का सैक्रिफाइस हो रहा है? जो कि वाई एक्सेस पे है, जो कि कहीं ना कहीं लेफ्ट पे है, और आप जब राइट पे जा रहे हो, सपोज आपने बनाना को गेन करना चालू किया, मैंगोज की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस किया और बनाना की क्वांटिटी को गेन किया, तो आप देख रहे हो कि आपका मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है। आपका मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि मैंगो की क्वांटिटी को आप डिक्रीज कर रहे हो जो कि लेफ्ट पे कहीं ना कहीं है, एंड क्वांटिटी किसकी बढ़ रही है? बनाना की, जो कि राइट टेंड पे जा रहा है। फाइन। तो ये आपका लेफ्ट टू राइट इसलिए है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि एक की क्वांटिटी घटती जा रही है, दूसरे की इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एक की घटती जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। So indifference curve slopes downward because in order to consume more unit of banana, that is one good, banana की जगह कुछ भी हो सकता है, the consumer must give up some quantity of mangoes, that is other good, so that consumer remain on the same level of satisfaction at each of an indifference curve। और ये चीज हमें अच्छे से समझनी है कि हमारा यूटिलिटी सिमिलर है, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो नहीं बदलेगा। तो देखने की चीज ये है कि इस इंडिफरेंस कर्व में एक की क्वांटिटी घटेगी तब दूसरे की क्वांटिटी बढ़ेगी। हाँ, उनका घटना बढ़ना वो एक अलग चीज है। ओके। तो पहली चीज कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि एक ही क्वांटिटी घट रही है, डाउन जा रही है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई। लेकिन दूसरे की क्वांटिटी बढ़ रही है इसलिए ये राइट की तरफ भी मूव कर रहा है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि क्वांटिटी घट रही है, राइट की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ भी रही है। ओके। so this is downward sloping from left to right. Okay, indifference curve convex to the origin. So let us assume why it is convex to the origin, because marginal rate of substitution is going to diminishes। अगर हम एक ऐसा कर्व यहाँ पे सोचे जो कि कॉन्वेक्स नहीं होके स्ट्रेट हो, मतलब ये जो आपका कॉन्वेक्स शेप है ये ना होके स्ट्रेट हो, या अगर हम ऐसा सोचे कि कॉनकेव हो, तो कंडीशन बनेगी जो कि बिल्कुल डिफर कर जाएगी हमारे जो ये थॉट प्रोसेस है इंडिफरेंस कर्व का, कि वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। तो अगर ये यूनिटरी रहे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में अगर रहता, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबके लिए 1 होता, जो कि डिमिनिश नहीं कर रहा है। या ये कॉनकेव होता, तो कॉनकेव होने का मतलब कि ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हम ऑरेंजेस की क्वांटिटी में कहीं पे भी उसको घटा नहीं रहे हैं, वो भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है, तो वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हो जाता। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारी इंडिफरेंस कर्व को फॉलो नहीं करती। इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है लेकिन वो डिमिनिशिंग है, और इसी इसी कारण से, क्योंकि ये डिमिनिशिंग है, आप देखो कि पहले 3 क्वांटिटी, ये डेल्टा वाई आप देखोगे, तो पहले 3 क्वांटिटी को सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर 2 को कर रहा है, फिर 1 को कर रहा है, और ग्रेजुअली क्वांटिटी घटती चली जाएगी, और एक टाइम पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिमिलर हो जाएगा। मतलब कि सपोज देयर इज अ पॉइंट जहां पे बनाना की आप क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा दो, अब एप्पल को आप सेक्रीफाइस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्पल जो है वो आपका सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर रहा है, या ऑरेंजेस को आप सेटिस्फाई और सॉरी ऑरेंजेस को आप नहीं अब कर सकते। सपोज जब हम 1:1 पे आ गए, अब इसके आगे आप क्या करोगे? अब आगे आप 0 एप्पल पे थोड़ी चले जाओगे। तो
वो आपका एक तरीके से, अब आप इसमें एप्पल की क्वांटिटी तो ऐड करोगे, लेकिन ऑरेंजेस आपका उतना ही रख रख के सैचुरेशन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो, ये एक तो कॉन्वेक्स है, उसके बाद ये राइट एक्सिस पे पैरेलल होता चला जा रहा है। ये आप पीछे वाले में देख सकते हो कि ये यहाँ पे अब देखो, ओ ओरिजिन से बनाना की तरफ ये कहीं ना कहीं पैरेलल होता चला जाएगा। फाइन। हाँ, क्योंकि हम मैंगो को पूरी तरीके से ड्रॉप नहीं करेंगे, एक मैंगो तो एटलीस्ट रखेंगे, फिर उसमें जितने भी बनाना ऐड करने हैं ऐड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक, कम से कम एक ऑरेंज हम रखेंगे, फिर उसमें जितने एप्पल ऐड करने हैं कर सकते हैं। तो ये कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ये फॉलो करता है। ठीक है, ना ही ये इंक्रीजिंग को कर रहा है फॉलो। इंक्रीजिंग को कौन फॉलो करेगा वो आगे हम आपको बताएंगे। इस गिफन गुड्स आप डिमांड लॉ में पढ़ोगे, जो कि इंफीरियर गुड्स है, वो कहीं ना कहीं डिमांड लॉ का बेसिकली अपोज करता है या उसको फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली उसके लिए भी इंडिफरेंस कर्व अलग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। बट यहाँ फिलहाल ना इंक्रीजिंग है ना कांस्टेंट है। हमारा जो एजम्पशन है वो है कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा जो हाइपोथेसिस, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक है इंडिफरेंस कर्व का, वो ये है कि दैट हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ये मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे इन्होंने तीन यूटिलिटी कर्व लिए हैं। ठीक है, आपका तीन इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2 एंड IC3। और तीनों में इन्होंने पॉइंट लिया ABC। सपोज तीनों के लिए मैंगो की क्वांटिटी क्या है, दैट इज 10। सेम रखी हमने मैंगो की क्वांटिटी तीनों के लिए, वो है 10। लेकिन बनाना की क्वांटिटी क्या है? IC1 में बनाना कितना है आपका? IC1 में बनाना आपका 1 है। IC2 में कितना बनाना है? IC2 में बनाना 2 है। और IC3 में कितना बनाना है? 3 है। ओके, तो पॉइंट ए के लिए जो आपका कॉम्बिनेशन है दैट इज 10 1। पॉइंट बी के लिए कॉम्बिनेशन क्या है? 10 2। और पॉइंट सी के लिए कॉम्बिनेशन है 10 3। यही चीज मुझे बतानी थी आपको कि जितना आप ओरिजिन से दूर होते जाएंगे, ठीक है, उतना ही आपका जो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो होता जाएगा, और आपके कॉम्बिनेशन भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो IC1 के लिए आपको ए पॉइंट पे 10 1 का कॉम्बिनेशन लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि IC1 जहाँ पे कॉम्बिनेशन ये 10 1 का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है, इट मीन्स कि जो IC1 है ये ओरिजिन के पास है, तो ये लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा। लेकिन जब जैसे ही आप IC2 पे चले गए, आपके दोनों प्रोडक्ट अगर मैंगो सिमिलर है, तो आपका देखो बनाना बढ़ गया, यानी पॉइंट बी पे 10 2 के कॉम्बिनेशन पे आप आ गए। तो ये IC2 रिप्रेजेंट करेगा थोड़ा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। जैसे ही आप और तीसरे इंडिफरेंस कर पे आते हैं, तो ये और हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताएगा। तो जो हायर डिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व है, जितना जो ओरिजिन से दूर रहेगा वो उतना ही हायर लेवल का होता चला जाएगा, और हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को बढ़ा बताएगा, क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन बढ़ते चले जाएंगे, कॉम्बिनेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है दैट दीज टू, कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व जो कि ओरिजिन से है कि IC1 एंड IC2, कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। उसका रीजन ये है कि अगर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब उस पॉइंट पे दोनों में सिमिलर सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। पर हमें पता है कि सिमिलर सेटिस्फैक्शन पॉसिबल नहीं है। जो अगर जो पॉइंट से ओरिजिन से जो जितना दूर होता चला जाएगा, वो उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। और हमें ये भी पता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो सेम नहीं होंगे IC1 और IC2 में कभी भी। आप किसी एक प्रोडक्ट को अगर सेम रखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। IC1 के लिए कुछ और होगा वो, और IC2 के लिए कुछ और होगा। तो
two indifference curve intersecting each other will lead to conflicting result. To explain this, let us allow two indifference curve to intersect each other. ये यहाँ पे दिखाया गया है पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी IC1 पे लाई कर रहे हैं, और अगर सपोज पॉइंट ए और पॉइंट सी IC2 पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे जो है सेम यूटिलिटी मिलने लगेगी दोनों के लिए, और हमें पता है कि ये हमारा जो रूल है इंडिफरेंस मैप का वो उसके अगेंस्ट है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ए और सी सेम यूटिलिटी दे, बिकॉज हमें पता है कि जो पॉइंट ए है जो कि पॉइंट IC1 पे है वो हमेशा कम यूटिलिटी देगा पॉइंट सी से। ओके, तो ये चीज जो है ये गलत हो जाएगी। फाइन, तो ये जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये हमेशा IC1 नीचे रहेगा, IC2 उसके ऊपर जाएगा, फिर IC3 आएगा, IC4 आएगा। मतलब हम एक प्लेन पे एक्सिस पे हम 100 इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे, लेकिन फिर हमें 100 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ओके, तो सपोज हम 10 एप्पल को रखते हुए उन 100 इंडिफरेंस कर्व पे मूव करेंगे तो 10-1, 10-2, 10-3 ऐसे करके कॉम्बिनेशन मिलेगा सबके लिए, जिसका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होगा, क्योंकि वो सारे पॉइंट अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे लाई करेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडे, एंड आई होप ये आपको समझ में आ गई हो चीजें, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।